मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुगल बादशाह औरंगजेब के विषय में, जिसका शासनकाल 1658 से 1707 तक था। हम लोग जो है मुगल बादशाहों को संक्षेप में पढ़ रहे हैं, जिसका ये आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि इसके बाद जो मुगल बादशाह हैं उनको एक ही वीडियो में कंप्लीट देखा जा सकता है उत्तर मुगल कालीन शासक के नाम से। तो हम लोग देखेंगे औरंगजेब का संक्षेप में। वैसे आप लोगों को मुगल साम्राज्य या फिर किसी भी मुगल बादशाह के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हो। तो हम लोग देखते हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब, इसका शासनकाल आपको याद रखना है 1658 से 1707 तक। ये मुगल बादशाहों में सर्वाधिक शक्तिशाली मुगल बादशाहों में अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। इसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी हुए वो उतने ज़्यादा योग्य नहीं थे और बहुत ही जल्दी मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। तो इसके जन्म की बात करें तो 1618 में इसका जन्म हुआ था। उज्जैन के निकट इसका जन्म हुआ था। उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान में इसका जन्म हुआ था, ध्यान रखना है। इसके पिता कौन थे? शाहजहां इसके पिता थे। अर्जुमंद बानो बेगम इसकी माता थी। अर्जुमंद बानो बेगम जो कि नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी थी, जिसको मुमताज महल की उपाधि दे रखी थी शाहजहां ने। शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम थी अर्जुमंद बानो बेगम। औरंगजेब की पत्नी थी दिलरस बानो बेगम। वैसे तो इसकी 4 पत्नियां थी, लेकिन उनमें जो सबसे इसकी प्यारी बेगम थी औरंगजेब की, दिलरस बानो बेगम, जिसको इसने रबिया उद दुरानी की उपाधि दे रखी थी। औरंगजेब को ना मुगल बादशाहों में सबसे ज़्यादा क्रूर माना गया है। इसके विजय अभियानों की बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है 2 स्थानों का नाम, बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा जो कि शाहजहां के समय में मुगलों के नियंत्रण में तो आ गए थे, लेकिन मुगलों का इन पर अधिकार नहीं हो सका था, जो कि औरंगजेब के समय में इन पर भी मुगलों का अधिकार हो जाता है। बीजापुर 1686 में और गोलकुंडा 1687 में। ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय कब हुआ, किसके समय में हुआ, बीजापुर गोलकुंडा का विलय कब हुआ, किसके समय में हुआ, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। पहले बीजापुर का 1686 में, 1687 में गोलकुंडा का। इसके बाद देखिएगा जो अकबर, जिसने जजिया कर को हटा दिया था ना 1564 में, तो औरंगजेब ने पुनः हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। ये हिंदू है, यहाँ ऊ की मात्रा होना था। तो 1679 में पुनः हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया 115 वर्ष बाद। देखो जो अकबर था उसने 1564 में जजिया कर को हटाया था ना, तो 115 वर्ष तक जजिया कर नहीं लिया जाता था, लेकिन औरंगजेब ने फिर से हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार पूछा गया है। औरंगजेब ने सिख गुरु तेंग बहादुर की हत्या करवा दी थी। देखो जैसे जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी, मैंने शायद ये वाला नहीं बताया कि और जहांगीर ने और सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या की, ये चीज़ शायद मैंने नहीं बताया जहांगीर वाले वीडियो में, तो उसमें आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो औरंगजेब ने सिख गुरु तेंग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की। तो ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों की भी हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। मतलब इसने खुद नहीं की, इसके जो अधिकारी थे, जो सैन्य अधिकारी थे, उनके द्वारा हत्या करवाया गया था। और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मुगलों का बहुत सारा युद्ध हुआ था औरंगजेब के समय में ही, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद देखिएगा औरंगजेब के समय में ही दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज, वो जो है अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ा रहे थे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के काफ़ी सारे किलों को जीत लिया था। इस कारण से औरंगजेब ने अपने मामा, जिसका नाम था शाइस्ता खां, उसको भेजा छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध, लेकिन शाइस्ता खां को सफलता नहीं मिलती है। वो बड़ी मुश्किल से जान बचा करके भाग के आता है, नहीं तो शिवाजी महाराज उसका काम तमाम कर ही दिए थे। उसके बाद औरंगजेब ने अपने विश्वास पात्र सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा, जो कि आमेर का राजा था। मिर्जा राजा जयसिंह उसको भेजता है और ये जो है राजा जयसिंह शिवाजी महाराज के साथ युद्ध होता है और शिवाजी महाराज जो है जयसिंह के सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को लगता है कि अगर मैं युद्ध जारी रखता हूँ तो मेरे साथ साथ मेरी जो प्रजा है वो भी खतरे में आ जाएगी और मुगल जो है मेरी प्रजा को समाप्त कर देंगे। तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे और इसके लिए वो जो है मुगलों के सामने झुकने को भी तैयार हो जाते ताकि उनकी प्रजा की जान बच सके। इसके बाद जब वो
मिर्जा राजा जयसिंह के साथ समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं तो पुरंदर की संधि होती है राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। इसके बाद फिर छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू करते हैं और फिर से अपनी शक्ति को बढ़ा करके औरंगजेब को परेशान करते हैं और अपने पुराने किले वापस ले लेते हैं। मतलब कि जो औरंगजेब है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध सफल नहीं हो पाता है। मतलब एक बार को तो सफल हो गया था औरंगजेब, लेकिन बाद में फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं और औरंगजेब जो है देखता ही रह जाता है। उसके बाद देखिएगा, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, चाहे वो संभाजी महाराज हो या फिर राजा राम हो, तो ये लोग भी जो है ना ये लोग भी औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष जारी रखते हैं और औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज की हत्या करवा दी थी। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो औरंगजेब था वो मराठों को नहीं हरा पाता है, क्योंकि बाद में फिर छत्रपति राजा राम आते हैं, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू वो मराठों का नेतृत्व करती है और औरंगजेब को मुंह तोड़ जवाब देते हैं मराठे। तो औरंगजेब जो है मराठों के विरुद्ध बिल्कुल असफल रहा था। दक्षिण में औरंगजेब ने औरंगाबाद नगर की स्थापना की थी। देखो, जो औरंगजेब था ना, उसने ये कसम खा लिया था कि वो मराठों को समाप्त करके रहेगा और इसी उद्देश्य से उसने अपने जीवन के 25 वर्ष वो जो है दक्षिण में बिताया। अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष वो दक्षिण में ही रहता है उधर, ताकि मराठों का समाप्त कर सके। लेकिन ये जो सपना है उसका पूरा नहीं हो पाता है। 1707 में औरंगजेब लगभग 93 वर्ष की उम्र में उसकी 93 नहीं, लगभग 90 वर्ष का कुछ हो चुका था, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब काफ़ी बूढ़ा हो गया था। अच्छा, इसका 18 में जन्म हुआ था ना, 89 ईयर में इसका मृत्यु हो गया 1707 में। तो इसका जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है, जो नगर इसने खुद स्थापित करवाया था। तो इस तरह से मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक का अंत होता है 1707 में और इसके बाद जो मुगल बादशाह आते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और हमारी ये श्रृंखला भी यहीं पर समाप्त होती है, जिसमें हम लोगों ने मुगल बादशाहों को संक्षेप में पढ़ा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मुगल बादशाहों का संक्षेप वाला वीडियो बनाइए, क्योंकि मैंने इनके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखा है। आप लोग उसको अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, डिटेल अगर पढ़ना है तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इसमें तो काफ़ी कम चीज़ें मैंने बताई है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को मैंने बताने की कोशिश की है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।